आज हम आपको पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस हैं उनका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए पैसिव वॉइस। जो टेंस का ट्रांसलेशन बनाने आप सीख रहे थे एक्टिव वॉइस में, वैसे ही सारे टेंस का हम यहाँ पर पैसिव वॉइस में सीखेंगे। एक्टिव पैसिव में जो फर्क होता है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ। सिंपल अभी याद कर लीजिएगा कि जहां पर जो पैसिव वॉइस होता है उसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है वो कोई काम नहीं करता है, काम कोई और करता है और आपके सब्जेक्ट पर उस काम का असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, यानी कि वह रिसीवर ऑफ द एक्शन हो जाता है। तो अभी आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब आप सेंटेंस को पहचानिएगा तभी आप उसको ट्रांसलेट कर पाइएगा। तो सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन की आप उसका पहचान कैसे करिएगा ये पता होना आपको आवश्यक होता है। तो देखिए रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कि धातु प्लस या जाता है, ई जाती है, आकार जाता है, या इसी प्रकार ईकार जाती है। इसी तरह से रहेगा। मतलब कि एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि तुम्हें बुलाया जाता है। आप यहां पर देखिए बुलाना में से बुला धातु है, उसमें या लगा हुआ है, बुलाया या जाता है, बुलाया जाता है, यानी जो यहां तुम है वह कोई काम नहीं कर रहा है, तुमको कोई और यहां पर बुलाता है। तो तुम क्या हो जाता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, और जो बुलाने वाला है वो यहां पर अंडरस्टूड है, वो छिपा हुआ है। अभी देखिए कि ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो रूल ऑफ ट्रांसलेशंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का देखिए, आप स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस करने में और इसको फिर दिमाग में रखने में आपको काफी आसानी होगी। एक बार जब आप बनाने लग जाएंगे तो ना तो आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा और ना ही आपको कोई रूल याद करना पड़ेगा। जब आप लगातार बनाने लगेंगे, इंग्लिश में आप लिखना शुरू करेंगे, बात करना शुरू करेंगे, तो उसके बाद ये सारे चीज दिमाग में खुद ही आ जाते हैं, कैलकुलेट हो जाते हैं। आपको कोई भी चीज, कोई भी रूल फॉर्मूला फिर उसके बाद रटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर अभी आप शुरुआती स्टेज में है तो आपको ये जो मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं या फॉर्मूला लिख रहा हूं उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो वो क्या है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3, इसके बाद जो भी रहेगा, रेस्ट ऑफ द वर्ड जो भी रहेगा, इसके बाद यूज करना है। अभी देखिए यहां पर हमेशा याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में जो वर्ब होता है वो हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में होता है। तो आपको वर्ब्स का, जो भी वर्ब्स आते हैं, रेगुलर वर्ब्स रहते हैं जो कि जिनका हम उपयोग करते हैं हमेशा, उनका आपको सभी वर्ब्स का सभी फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपको अगर उसका थर्ड फॉर्म याद नहीं रहेगा तो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। इसको देखते हैं बना के कि तुम्हें बुलाया जाता है। तुम्हें का इंग्लिश यू होता है नॉमिनेटिव केस में, तो लिखिए यू के साथ आर यूज करते हैं। देखिए आर, यू आर, उसके बाद V3 कॉल्ड। इस सेंटेंस में आगे कुछ है नहीं, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन इतना ही हो जाएगा, तुम्हें बुलाया जाता है, यू आर कॉल्ड। अब किसके साथ यूज करते हैं आर का, किसके साथ एम का और किसके साथ इज का, यह मैं यहां नहीं बता रहा हूं। इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उसमें मैं क्लियर कर चुका हूं, और आप लोग में से अधिकांश लोगों को यह आता ही होगा। निगेटिव
सेंटेंसेस। आई के साथ एम लगाइएगा, यू के साथ आर लगाइएगा, और बाकी जो भी प्लूरल रहते हैं, बहुवचन जिसको कहते हैं, जिससे एक से ज्यादा का पता चलता है, उन लोग के साथ आर लगाइएगा। ही, सी, इट और किसी का नाम रहेगा तो इज लगाइएगा। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस V3। एग्जाम्पल ले लीजिए कि तुम्हें प्रथम पुरस्कार नहीं दिया जाता है। आप यहां देखिए, यहां जो तुम है यह भी कोई काम नहीं कर रहा है, उसे प्रथम पुरस्कार नहीं दिया जाता, मतलब पुरस्कार देने वाले कोई और है। इसको ट्रांसलेट कैसे करिएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो तुम्हें का हो जाएगा यू, यू के साथ आर यूज करिएगा, यू आर, फिर नोट। स्ट्रक्चर देखना है और वर्ड्स को यहां पर आपको फिल कर देना है। कुछ विशेष आइडिया या कुछ विशेष अभी आपको दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रक्चर यहाँ देखिए, और जो भी वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे आप उसको रख दीजिए। इसके बाद नोट आ रहा है तो यहाँ नोट लिख दीजिए। फिर V3 आ गया, पुरस्कार देना का V3, देना का V3, देना मतलब गिव, गिव का V3 गिवन होता है। लिखिए यू आर नोट गिवन। अब यहां पर क्या नहीं देना है? प्रथम पुरस्कार, तो आपका ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यू आर नोट गिवन द फर्स्ट प्राइज। बन गया ट्रांसलेशन इसका कि तुम्हें प्रथम पुरस्कार नहीं दिया जाता है, यू आर नॉट गिवन द फर्स्ट प्राइज। अब आ जाते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव में। मैं जब भी पढ़ाता हूं तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको सुविधा के लिए दो तरह के सेंटेंस में डिवाइड कर लेता हूं, सिंपल और स्पेशल। एक्टिव वॉइस जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय टेंस में आपको पढ़ाने समय मैंने बताया था कि सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है और स्पेशल इंट्रोगेटिव क्या होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे चैनल पर जाकर पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो अपलोड किया हुआ है। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए, जो इज एम आर है वो सेंटेंस के फर्स्ट में हो जाएंगे, इज एम आर। ये तीनों नहीं लिखना है, यहां पर ऑब्लिक का चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब कि आपको इन तीनों में से कोई एक यूज करना है। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, और यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो आपको नोट यूज करना है, और यदि निगेटिव नहीं रहेगा तो आपको नोट यूज नहीं करना है। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, बाकी रेस्ट ऑफ कुछ भी आएगा उसको इधर लिखना है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या रोहन को खाना नहीं दिया जाता है? खाना नहीं दिया जाता है प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसको साइन ऑफ इंट्रोगेशन बोलते हैं, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्या रोहन को खाना नहीं दिया जाता है, कैसे ट्रांसलेट करिएगा इसको? तो देखिए, सबसे पहले रोहन क्या है? नेम है, और किसी भी नेम के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में इज एम आर में से कोई एक आपको लिखना था, तो रोहन के लिए आप इज लिखिएगा, तो क्या लिख दीजिएगा? इज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? रोहन है, तो क्या लिखिएगा? इज रोहन। उसके बाद नोट लिखना है, सेंटेंस निगेटिव है तो इसको आप नोट को लिखिएगा, इज रोहन नोट। फिर V3 है, देना का V3 क्या होता है? गिवन होता है, लिखिए इज रोहन नोट गिवन। क्या नहीं दिया जाता है? खाना। खाना के लिए क्या होता है? फूड। लिख दीजिए इज रोहन नोट गिवन फूड। क्या रोहन को खाना नहीं दिया जाता है?